अब की राजनीति और उस टाइम की राजनीति में कितना अंतर हुआ है? पहले जो राजनीति थी वो उसमें और आज की राजनीति में बहुत अंतर है और ज़मीन आसमान का अगर मैं कहूँ तो फ़र्क पड़ चुका है। कि मैंने देखा है कार्यकर्ता नेताओं के घर के बाहर कोई लॉन में बैठा है, कुछ सड़कों में बेचारे चक्कर काट रहे हैं और नेताओं को उनको मिलने का टाइम नहीं। तो वही अगर कोई कमर्शियल एंगल के साथ कोई उनसे बात करना चाहता है या अप्रोच करना चाहता है तो लीडर तत्काल उनको टाइम भी देते हैं। पर सबसे बड़ी जो छवि इस इलेक्शन में होती है वो होता है मौजूदा एमएलए विधायक के ऊपर कि 4 साल में इसने हमारे लिए क्या किया है। नगर निकाय के चुनाव है, लोग पानी पे जाते हैं, लोग गलियों पे जाते हैं, लोग सड़कों पे जाते हैं, लोग कूड़ा करकट पे जाते हैं। इन तरीक़ों को सारे को तुलना करते हैं तो इन सब चीज़ों का मूल्यांकन होगा और नेताओं का जो है पता चलेगा कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया। मेरी आम वोटर से भरपूर गुजारिश है कि वोट देते समय ये ध्यान में ज़रूर रखो, क्योंकि मैं पिछले बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉरपोरेशन किसी पार्टी की होती है, एमएलए किसी दूसरी पार्टी का होता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो हैं पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे पंजाब की राजनीति और पठानकोट की राजनीति के विषय में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं भल्ला साहब। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपनी तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जो और ख़ास करके केआरटी चैनल का कि जिन्होंने आज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू आज लेना है और जो भी बातें ये कहेंगे यहाँ पूछेंगे तो उसका जो हमारी पार्टी से संबंधित है मैं अपनी पूर्ण जानकारी के साथ इनको वो जवाब देता रहूँगा। भल्ला साहब, आपका कांग्रेस पार्टी में काफ़ी पुराना जुड़े हो आप कांग्रेस पार्टी के, शायद जब से आपने पॉलिटिकल ज्वाइन की थी पॉलिटिक्स तब से आपने शायद कांग्रेस ही ज्वाइन की थी। तो ये कैसा रहा सफ़र और कौन से सन में की थी और अभी तक का जो सफ़र है वो कांग्रेस पार्टी में आपका कैसा है? मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में उस वक्त जुड़ा जब कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ के भाग रहे थे। ये बात है इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शनों की और इलेक्शनों के बाद जनता दल यहाँ पे सत्ता हसीन हुई और मेरा मन ये कहता था कि ये जो खिचड़ी एक पार्टियाँ जो बन के इस देश में राज करना चाहती हैं, अगर उनके साथ कांग्रेस पार्टी को कंपेयर किया जाए तो इंदिरा जी का कद बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा था। तो सर्वप्रथम मैंने यूथ कांग्रेस पठानकोट ब्लॉक की अध्यक्षता का पद जो है वो संभाला और अपना राजनीतिक जीवन जो है वो यूथ कांग्रेस से मैंने शुरुआत उसकी जो की है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व भी होता है कि मैं इस वक्त वाहिद कांग्रेसमैन हूँ सारे ज़िला पठानकोट का कि जो आंदोलनों के बीच, चाहे वो इंदिरा गांधी को जब इन्होंने कैद किया या संजय गांधी के ऊपर जब इन्होंने झूठे केस बनाए, तो मैंने एक बहुत बड़े जथेबंदी के साथ अपनी हिरासत जो है पुलिस वालों को दी थी और मैं अकेला ही ऐसा शख्सियत हूँ कि जो पार्टी की खातिर जिसने 2 बार जो है वो जेल काटी है। और ये एक उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉक यूथ कांग्रेस के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। पर हमारे समय में राजनीति जो है वो बहुत अलग होती थी।
तो ये आपने मेरे पूछने से पहले मैं ये पूछूंगा इसके रिगार्डिंग कि अब की राजनीति और उस टाइम की राजनीति में कितना अंतर हुआ है। पहले जो राजनीति थी वो उसमें और आज की राजनीति में बहुत अंतर है, और ज़मीन आसमान का अगर मैं कहूँ तो फ़र्क पड़ चुका है। पहले कार्यकर्ता को सर्वश्रेष्ठ पार्टी में माना जाता था। हमने अपना ज़िंदगी का सफ़र जब शुरू किया है तो हमें कुछ संकोच नहीं होता था कि हम कुर्सियाँ उठा रहे हैं या नीचे गद्दों पे बैठ रहे हैं, या यहाँ कहीं हमें वो बैठने के लिए कोई दरी भी नहीं मिली तो हम सड़क के ऊपर ही बैठ गए हैं। तो ऐसा नहीं था कार्यकर्ता में। और कार्यकर्ता की सही पहचान जो है वो लीडर जो हैं उस वक्त किया करते थे। उसका उदाहरण ये है कि अगर किसी मंत्री ने आना तो कोई भी मंत्री या कोई भी अपना जो लीडर है उसने बिना जो आपका पार्टी का दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें आए बिना और कार्यकर्ताओं को संबोधन किए बिना वो अपना क्षेत्र से नहीं जाता था। उसने कार्यकर्ता को प्रथम मानना कि आप हो तो पार्टी है, आप हो तो हम हैं, आप हो तो हमारा नाम जो है वो ऊंचा है। पर आज का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल इसके उल्ट हो चुका है। अब तो कार्यकर्ता बैक सीट पे चले जाते हैं और कमर्शियल जो है एंगल वो बहुत सारा जो जुड़ गया है इस पार्टी के साथ, कि मैंने देखा है कार्यकर्ता नेताओं के घर के बाहर कोई लॉन में बैठा है, कुछ सड़कों में बेचारे चक्कर काट रहे हैं और नेताओं को उनको मिलने का टाइम नहीं। तो वही अगर कोई कमर्शियल एंगल के साथ कोई उनसे बात करना चाहता है या अप्रोच करना चाहता है तो लीडर तत्काल उनको टाइम भी देते हैं और समय भी देते हैं और उनका काम भी वो करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम की राजनीति जो थी वो वर्करों को साथ लेके और देश हित के लिए कार्य करने की थी, और आज की राजनीति जो है वो सोसाइटी स्टेटस। अरे बड़ा जज्बा था तो कार्यकर्ताओं में। अगर कोई देश के ऊपर कोई ऐसी कोई आंख दिखाई किसी दुश्मन ने तो कार्यकर्ता एकदम से एकजुट हो जाते थे, और उनमें एक वलवला था कि हमने अपनी सीमाओं पे खड़े जवानों के साथ हमने भी खड़े होना है, हमने उनकी जो भी सेवा हो बन सके वो हमने करनी है। अरे आज का जो नेता है वो तो सबसे पहले ये कहता है कि मैंने अपनी जान बचा के भागना कहाँ है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि सन 84 में इंदिरा गांधी जी के मौत के बाद जब हालात बदले इस पंजाब के और उग्रवाद यहाँ पनप रहा था तो बहुत से लीडरों ने अपने बच्चों को जो है वो बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और यहाँ पे लोगों को, मासूम लोगों को झोंक दिया उग्रवाद के हाथों में मरने के लिए और उनके साथ मुकाबला करने के लिए। तो इस तरह की जो राजनीति है ये लोग यहाँ पे आजकल करते हैं कि अपने पे कोई आँच ना आए, अपने आप को बचा कर रखो, कार्यकर्ता चाहे बाढ़ में जाए, कार्यकर्ता चाहे जहाँ मर्जी जाए। बिल्कुल पल्ला साहब, ये तो था आपका राजनीतिक करियर, और आपने भी बताया कि आज की राजनीति और उस राजनीति में फ़र्क। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हैं कॉरपोरेशन के, अब सरकार ने शायद डिसाइड कर लिया जन के फेब में, तो उस टाइम आपको लगता है कि जैसे कि हालात अब बने हुए हैं, क्या पठानकोट में कांग्रेस अपना मेयर बना पाएगी? अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इलेक्शन 4 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस सरकार के आ रहे हैं तो एक किस्म का ये रेफरेंडम होगा कांग्रेस सरकार की छवि का, और जो मौजूदा एमएलए है इस वक्त उसके अपना किए हुए कामों को लेकर तो मैं गलत नहीं होऊंगा। जहाँ तक हम पंजाब का सवाल देखते हैं, मौजूदा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और ख़ास करके कोरोना में उनका जो रोल है वो बड़ा सराहनीय रहा है जो इस वक्त अभी भी चल रहा है। पर ये जो मुद्दा है, ये जो नगर पालिका के इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दों के साथ जुड़े होते हैं। इसमें ठीक है कि कुछ परसेंटेज सरकार जो है वो देखती है कि ऊपर सरकार या कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं, या वो ये भी देखते हैं कि इन्होंने 4 साल में हमारे लिए क्या कुछ किया। पर सबसे बड़ी जो छवि इस इलेक्शन में होती है वो होता है मौजूदा एमएलए विधायक के ऊपर।
कि 4 साल में इसने हमारे लिए क्या किया है। तो उसका सही मायनों में ये मूल्यांकन किया जाएगा इन इलेक्शनों में, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी पता चल जाएगा कि हमने कितना आम पब्लिक का काम किया है। नेताओं को भी पता चल जाएगा उनकी कारगुजारी का कि इन 4 सालों में हमने लोगों के लिए इस पठानकोट शहर के जो हमने सपने जो देखे थे या दिखाए थे, उनके लिए हम कितना उनकी कसौटी पे खरा उतरे हैं कि क्या हम इसको जो हमने वादा किया था कि यहाँ पे हम इसको एक वेस्टर्नाइज कंट्री की तरह इस पठानकोट को बना देंगे, क्या हम उस पे बना पाए हैं कि नहीं। क्या पानी की समस्या हल हुई, क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव हैं। लोग पानी पे जाते हैं, लोग गलियों पे जाते हैं, लोग सड़कों पे जाते हैं, लोग कूड़ा करकट पे जाते हैं। इन तरीक़ों को सारे को तुलना करते हैं। तो इन सब चीज़ों का मूल्यांकन होगा और नेताओं का जो है पता चलेगा कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया है। भल्ला साहब, आम आदमी पार्टी को आप पंजाब में और पठानकोट में कैसे देखते हो? जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक ऐसा है कि पिछली बार उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और नंबर 2 की पार्टी जो है पंजाब में वो बन के उभरी। उनकी लीडरशिप क्राइसिस की वजह से वो अपना संतुलन जो है नहीं बना पाए, और पंजाब में इनका ज़्यादा जो है अपना प्रेजेंस, वो मैं ये समझता हूँ कि मालवा रीजन में ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी ये ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर सके थे कि ब्यास के इस पार पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर ज़िला में इनको, तरनतारन ज़िला में एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई। हाँ, इस बार ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को हर वार्ड में उनकी प्रेजेंस हो या उनको कार्यकर्ता हों, उसके लिए वो इस बार नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगे और असेंबली भी लड़ेंगे, और चाहे वो उनकी उसमें हार हो, पर उनका जो अपना मेन मकसद वो यही रहेगा कि हम किसी तरह अपनी जो है अपनी पार्टी को आगे लेके आएँ। क्योंकि जो पार्टियां हैं, बीजेपी 2 सीटों से चली थी और आज हिंदुस्तान पे राज कर रही है, तो ये एकदम से नहीं हो जाती। कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा पुराना है, देश की आज़ादी से लेके फिर सरकार बनाई, फिर ये दिन भी आए कि अपना ऑपोजिशन में ही बैठना पड़ा, फिर उभरे, फिर बाहर निकले। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लोगों के ऊपर निर्भर होती हैं कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो। आज लोगों में बीच रहना बहुत ज़रूरी है, लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरना वो बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी आपका मूल्यांकन जो सही है वो हो सकता है। भल्ला साहब, अब आज का अभी जो मुद्दा चला हुआ है गर्म, किसानों को लेकर, है ना, आप किसानों को जो बिल पास किए गए हैं, आप उसके बारे में अपनी कोई टिप्पणी रखना चाहेंगे? मैं किसानों के ऊपर आने से पहले, क्योंकि आपने नगर निकाय का अभी हमारी बात हो रही थी, मैं यही कहूँगा कि चुनाव जो हैं 1 साल बाद असेंबली के भी हैं। मेरी आम वोटर से भरपूर गुजारिश है कि वोट देते समय ये ध्यान में जरूर रखो, क्योंकि मैं पिछले बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉरपोरेशन किसी पार्टी की होती है, एमएलए किसी दूसरी पार्टी का होता है। इस बार आप ये सोच के चलना कि हमने 2022 का जो इलेक्शन है वो किस एमएलए को हमने आगे लेके आना है, और जिस एमएलए को भी लेके आना है, और ये कॉरपोरेशन भी है जो है उसी के अनुकूल जो है वो चुनी जाए, ताकि एक कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के साथ काम हो सके और लोगों को जो कामों में दुविधा आ रही है वो दुविधा जो है वो दूर हो सके। रहा सवाल किसानों का, किसान जो है अन्नदाता है। हर परिवार, मैं यूँ कहूँगा कि किसानी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑर्डिनेंस इन्होंने जो किए हैं उसमें सिर्फ देखो, किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है
कि ठीक है आपने ऑर्डिनेंस किया तो आपको उसको एक लॉ बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी है, क्योंकि देखने में ये आया है कि पंजाब में जो धान है वो 1900 रुपये की बिक रही है और यूपी में वही धान 1200 रुपये की बिक रही है, और बहुत सारी धान वहाँ से कोई हरियाणा में गई, कुछ परसेंटेज पंजाब में भी आई होगी। बाद में जब पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी की। पर इन चीज़ों को रोकने के लिए कि ठीक है आपने मिनिमम समर्थन मूल्य जो रखा हुआ है उसको कैसे आपने इंश्योर करना है, क्या वो प्राइवेट पार्टीज़ करेंगी? प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को मुनाफा कहाँ से आ रहा है। अगर हमने कोई उसको चेक करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और इस केस में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर धान और गेहूं बीजा जाता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाने के लिए जो है कि एक सरकारी एजेंसी, जैसे कि इस केस में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मार्कफेड जैसी पंजाब की एजेंसियाँ, ये जितनी देर तक आगे बढ़कर इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं करेंगी, सपोर्ट प्राइस जो है रहना वो मुश्किल है और ये प्राइस नीचे गिरेगा। इसलिए इन एजेंसियों को सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ठीक है आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है, पर उसके साथ साथ सरकारी एजेंसियां इस प्रोक्योरमेंट में रहेंगी, ये इन किसानों को आश्वासन दें। ठीक है, आप चाहते हो कि आप किसानी में बदलाव लाना चाहते हो, करिए। हम भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए कि आज धान है वो हर स्टेट बीजने लग पड़ा है। आज गेहूं है, पहले बिहार वगैरह में नहीं होती थी, अब वहाँ आजकल वहाँ भी होती है। इंडिया जो है वो सरप्लस स्टेट है और कंट्री है। आज बहुत सारा पंजाब से धान गेहूं बाकी मुल्क में जाता है, पर वो जाके भंडारण में रह के सड़ता जाता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आपने सपोर्ट करनी है, एक तो जो किसान ये कर रहा है ट्रेडिशनल खेती जिसको हम गेहूं धान की कहते हैं, उसके साथ साथ आप एक परसेंटेज मुकर्रर कीजिए कि हर साल हमने 10% या 20% रकबा कम करना है और उनको हमने सपोर्ट देनी है, चाहे वो दालें हों, तिलहन हो, कोई भी चीज़ हो, फ्रूट हो, कि ये सपोर्ट तो हम दे ही रहे हैं। को इसका अगर 1000 एकड़ बीजा इस साल तो अगले साल ये रकबा जो है 800 एकड़ रह जाएगा, बाकी 200 एकड़ डाइवर्सिफाई होगा। इस तरीके से अगर सेंटर चलेगी और किसानों का कॉन्फिडेंस जीतेगी, तभी जाके ये समस्या का सही समाधान हो सकता है और जो किसानों की इनकम है वो ठीक रह सकती है और कर्ज से वो किसान तभी बच सकता है। भल्ला साहब, एक शायद मेरे दर्शक भी जो है वो जानना ज़रूर चाहेंगे कि अगर भल्ला साहब को कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी ऑफ़र करती है अपनी पार्टी में, तो क्या भल्ला साहब जाएंगे? ओह कभी इस बात का मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं ये सोच रखता तो मेरी 2 बार टिकट कट चुकी है। मेरे को मौका था 2002 में, मेरे को पार्टियों ने कहा कि आप लड़िए चुनाव, निर्दलीय लड़िए, या मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा और दूसरी पार्टियों ने मेरे को अप्रोच किया और 2017 में भी यही स्थिति बनी। पर मैं एक सच्चा कार्यकर्ता होता, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में लाने वाला है वो गांधी परिवार है और मेरी निष्ठा जो है उनमें है कि जितनी देर तक उनके हाथ में ये बागडोर है इस पार्टी की, मैं उनके साथ ही रहूँगा। ये मेरा करैक्टर नहीं है कि मैं पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाऊँ। ये तो थे रमन भल्ला जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर के बारे में और आज की राजनीति के बारे में भी हमें विस्तार से बताया। मैं अगले प्रोग्राम में किसी और से भी आपको ऐसे ही मिलवाऊंगा और उनके विचारों को भी आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विपिन के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।